नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से सेट 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो सेट 8 है ये 22/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, यानी कि 22/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जितने भी सवाल मैथमेटिक्स से पूछे गए थे वो सारे सवाल आपको इस सेट 8 में देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल में दिया गया है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इन सारे टर्म को डिवाइड किया गया है कॉस स्क्वायर के टर्म से। तो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि साइन स्क्वायर के टर्म को जब आप कॉस स्क्वायर के टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे न्यूमरेटर के टर्म को आप देखियो और डिनोमिनेटर के सारे टर्म को आप देखिए तो आपको कुछ कॉमन टर्म दिखाई देगा। कॉमन टर्म ये है कि जो न्यूमरेटर का सारा टर्म है वो साइन के फॉर्म में है और सारे टर्म जो है वह प्लस में है। सेम केस है डिनोमिनेटर में कि डिनोमिनेटर के जो मोस्ट टर्म है वह कॉस के फॉर्म में है, सिवाय एक टर्म जो है वह कॉट का टर्म है और सारे टर्म जो है वह स्क्वायर का फॉर्म है। न्यूमरेटर के भी टर्म और डिनोमिनेटर के भी टर्म जो है वह स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी यूज किया गया है। आप सबको अच्छे से पता होगा कि त्रिकोणमिति का एक बेसिक इक्वेशन होता है कि कभी भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिखे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो, कभी भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आपको दिखाई दे तो ये तभी संभव होता है जब इसके कोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 तभी होगा जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो उस केस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये तब संभव होगा जब इसके कोनों का योगफल इसके एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो, तभी उस केस में ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगा। एक और केस बनता है इसी से, इसका रिवर्स केस आप इसको कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी 1 के इक्वल होगा। कब? जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो, जब इसके कोनों का योगफल यानी कि जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो उस केस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू जो होगा वह 1 के इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यही दोनों आइडेंटिटी इस सवाल में यूज किया गया है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सबसे पहले न्यूमरेटर के सारे टर्म को देखिए, साइन स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है और सब में देखिएगा साइन स्क्वायर है कि नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे दो पेयर ढूंढना है जिसके एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उन दोनों का सम जो होगा वह 1 के इक्वल होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा तो सवाल में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री में मैं कितना ऐड करूं तो कि इस फॉर्म में टर्म बन जाए। तो आप कहोगे कि अल्फा की वैल्यू चूंकि आपको 10 डिग्री दिया है तो बीटा का जो टर्म बनेगा वह 80 डिग्री का होगा। तो देखिए, एक टर्म है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसका पेयर जो बनेगा वह साइन स्क्वायर 80 डिग्री के साथ बनेगा, है कि नहीं है। तो उन दोनों टर्म का सम जो हो जाएगा वह कितना होगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का सम जो हो जाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल का सम 90 डिग्री है तो उस केस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको पेयर बनाना है कि एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों टर्म का योगफल जो होगा वह 1 के इक्वल होगा। जो इस सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन दोनों टर्म को हमें यूज करना है, इन्हीं दोनों आइडेंटिटी को यूज करना है। ध्यान रखना है आपको कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का भी मान 1 के इक्वल होगा जब इसके एंगल का सम 1 के इक्वल हो जाए, है कि नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लंबा सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि यहाँ पे ये सवाल एडजस्ट हो पाए। सवाल में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ऐसा कुछ है। और अब मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे आपको कुछ भी दिखाई देगा, है कि नहीं। फिर भी मैं यहाँ से टर्म मिटा ही देता हूँ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री तक हमने यहाँ पे लिखा है और फिर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। इधर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इन सारे टर्म को ध्यान रखना है कि इन सारे टर्म को आपको डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर के टर्म से। तो डिवाइड किया गया है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, ऐसा कुछ है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया
कि ये जो सवाल है, इस सवाल में ट्रिग्नोमेट्री के दो बेसिक आइडेंटिटी यूज किया गया है। एक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगा कब जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए। यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान अगर 1 के इक्वल है तो ये तब संभव होगा जब इसके कोनों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उस केस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान भी 1 के इक्वल होता है कब जब इसके एंगल का सम यानी कि इसके कोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उस केस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगा। अब यही दोनों आइडेंटिटी इस सवाल में यूज किया गया है। बस आपको ऐसे दो पेयर ढूंढना है जिसके एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, तो यहाँ पर सोचिए अगर ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री है तो इसका जो एक नेक्स्ट पेयर बनेगा वह साइन स्क्वायर 80 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे टर्म बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री है, बीटा की वैल्यू 80 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा वह 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म का योगफल जो होगा, इन दोनों का सम जो होगा वह 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, तो इसका जो नेक्स्ट पेयर बनेगा वह साइन स्क्वायर 70 डिग्री होगा। अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री, बीटा की वैल्यू 70 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो उस केस में इन दोनों का पेयर भी, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों टर्म का जो योगफल होगा, इन दोनों टर्म का जो सम होगा वह भी 1 के इक्वल आ जाएगा। होगा कि नहीं? सिमिलरली साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पर भी देखिए कोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो इन दोनों टर्म का सम जो होगा वह 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर भी देखिए एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, इन दोनों टर्म के एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है और दोनों साइन स्क्वायर का फॉर्म है, तो इन दोनों टर्म का सम भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कितने टर्म बन रहे हैं, तो यहाँ पर 1 मिल रहा है, इन दोनों का सम 1 के इक्वल है, इन दोनों का सम 1 के इक्वल है। सिमिलरली इन दोनों का सम जो होगा वह भी 1 के इक्वल आ जाएगा, इसका सम भी 1 के इक्वल होगा और इन दोनों टर्म का सम भी 1 के इक्वल आ रहा है। तो कितने टर्म बन रहे हैं? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो कुल मिलाकर 4 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 हो गया। और एक साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, तो इसका मान भी 1 के इक्वल हो रहा है। तो जब न्यूमरेटर के सारे टर्म को आप ऐड करोगे, तो जो न्यूमरेटर का टर्म बनेगा वह कितना बनेगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 3 कितना बन रहा है? यहाँ पे कितना बन रहा है? देखिए एक बनेगा ये वाला टर्म 1 प्लस 2, इन दोनों का सम भी 1 2 2 2 4 4 1 5। न्यूमरेटर के जो सारे टर्म बनेंगे, न्यूमरेटर के सारे टर्म को जब आप जोड़ोगे तो आपको न्यूमरेटर में जो टर्म बनेगा वह क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो अब आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि किस किस ऑप्शन का न्यूमरेटर का टर्म 5 बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए संयोग से क्वेश्चन नंबर 1 के एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे न्यूमरेटर का टर्म 5 बन रहा है और यही तुम्हारा उत्तर भी हो जाएगा। वैसे आप डिनोमिनेटर के भी सारे टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे न्यूमरेटर के सारे टर्म को जब आपने ऐड किया है, सॉल्व किया है, तो आपको न्यूमरेटर का टर्म बनना है 5। जब सबको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर के सारे टर्म को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है और हमने अभी आपको बताया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल तभी होगा जब इसके कोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का योगफल 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा वह 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म को भी आप जब ऐड करोगे तो चूंकि एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो इन दोनों टर्म का जो सम होगा वह भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों का सम 1 और इन दोनों का सम 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। और हम सबको अच्छे से पता है कि cot 45 1 के इक्वल होता है, तो cot स्क्वायर 45 भी 1 के इक्वल होगा। जैसे sin 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो sin स्क्वायर 90 डिग्री भी 1 के इक्वल ही हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 1, इन दोनों का सम 1 और इन दोनों का सम 1 2 प्लस 1 यानी कि 3 बन जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 5/3 इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, मुझे आदत है कि किसी भी सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। बाकी आप सवाल को देखिए और आंसर आपको पता चल जाएगा कि बस ये जो इसमें जो आइडेंटिटी यूज किया गया है वो ये वाला आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगा जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन के बाद 6 और आदमी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आप हमें बता दीजिए। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। कहा 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 51 आदमी के द्वारा 12 दिन में किया गया कुल काम जो होगा वह इतना होगा। 51 आदमी के द्वारा 12 दिन में किया गया कुल काम जो होगा वह इतना होगा। आप चाहो तो एम और डी को हटा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 51 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो 51 आदमी के द्वारा 12 दिन में किया गया कुल काम जो होगा वह इतना होगा। अब सवाल में दिया गया है कि
उस कार्य को शुरू किया जाता है, उनके कार्य को शुरू करने के 4 दिन के बाद, यानी कि 51 आदमी जो है, ये 51 आदमी जो है वह काम को शुरू करता है और कितना दिन तक करता है, 4 दिन तक करता है। ये 51 आदमी जो है वह 4 दिन तक करता है और 4 दिन के बाद उसके साथ 6 और आदमी शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ये 51 आदमी पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन ये 51 आदमी काम करना शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है और 4 दिन के बाद 6 आदमी इसके साथ और काम करने के लिए आ गया है। तो अब आदमी की संख्या कितना होगा, पहले 51 आदमी था, 6 आदमी और आ गया है, तो अब 51 आदमियों की कुल संख्या हो जाएगा कितना, 57। अब ये 57 आदमी जो होगा वह शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको पता करना है। तो मैं मान लेता हूं ये 57 आदमी जो होगा वह शेष काम को x दिन में पूरा कर देगा। तो देखिए इन दोनों का सम भी जो होगा, ये भी इन दोनों का सम जो होगा वह भी टोटल वर्क है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा टोटल वर्क है। 51 आदमी, अगर 51 आदमी पूरे काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 51 आदमी के द्वारा 12 दिन में किया गया कुल काम इतना होगा, ये भी हमारा टोटल वर्क है। सिमिलरली इसी काम को 51 आदमी 4 दिन तक काम करता है और 4 दिन के बाद 6 आदमी और उस काम को पूरा काम को करने के लिए आ जाता है, तो अब आदमियों की संख्या 57 हो गया है। तो अब ये 57 आदमी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मैंने मान लिया कि ये 57 आदमी शेष काम को x दिन में पूरा कर देगा। तो इन दोनों का जो सम होगा वह भी हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब बस इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखिए। इन दोनों में क्या कॉमन टर्म है, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 51 है, यहाँ पे भी 51 है, तो यहाँ पर 51 की संख्या 12 हुए है, यहाँ पे 51 की संख्या 12 है और यहाँ पे 51 की संख्या जो है वह 4 है और हमें पता है कि ये टर्म इधर आके माइनस ही होगा। तो जब इसके साथ ये माइनस होगा, 51 में से यहाँ पर 12 हुआ 51 है और यहाँ पे 51 की संख्या 4 हुआ है, तो जब इसमें से 4 51 माइनस हो जाएगा, जब ये टर्म इसके साथ माइनस होगा, तो चूंकि यहाँ पे 51 की संख्या 12 है और यहाँ पे 51 की संख्या 4 है, तो ये टर्म इधर आके माइनस होगा। तो 12 को 51 में से 4 को 51 को अगर माइनस करोगे तो 51 की संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पर मिल जाएगा आपको कि 57 गुने x, 57x। अब अपने को चाहिए क्या, शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि x की वैल्यू आपको चाहिए। तो बस x की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा 51 गुने 8 बटे 57। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 19 बार में, और 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 17 बार में। 17 8 कितना होता है, 136 होता है, शायद 17 8 136 होता है और 136 को आपको 19 से डिवाइड करना है। तो बताइए उत्तर क्या आ जाएगा, कितना होता है, 19 7 133 होता है। यानी आपका उत्तर जो होगा वह 7 से थोड़ा सा बड़ा होगा, आपका उत्तर जो होगा वह 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो देखिए 7 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा और 8 से कम, तो एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। यानी कि 7.3/9, 7.3/19 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, शेष काम को ये x आदमी जो है वह कितने दिन में पूरा कर देगा, 7.3/19 दिन में पूरा कर देगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यानी ये 57 आदमी जो है वह 7.3/19 दिन में शेष काम को पूरा कर देता है। तो चलिए शेष आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है x + 1/x की वैल्यू k के इक्वल है, तो x की क्यूब + 1/x की क्यूब की वैल्यू कितना होगा। हम सबको अच्छे से पता है ये अलजेब्रा का एक बेसिक सा सवाल है कि x + 1/x की वैल्यू हमें k के इक्वल दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है x की क्यूब + 1/x की वैल्यू कितना होगा। तो आपका उत्तर होगा k की क्यूब - 3k, यही इस सवाल का उत्तर होगा। सोचिए कि अगर सवाल में ऐसा दिया हुआ होता कि x - 1/x की वैल्यू k के बराबर है, तब हमसे पूछता कि बताइए x की क्यूब - 1/x की क्यूब की वैल्यू कितना होगा, तब हमारा उत्तर होता k की क्यूब अब +3k, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं है। बाकी यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था x + 1/x की वैल्यू गिवन था और हमसे पूछा जा रहा था x की क्यूब + 1/x की क्यूब की वैल्यू कितना होगा, तब हमारा उत्तर होगा k की क्यूब - 3k। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, है कि नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में, कुछ भी और एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। बाकी इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा से 4 यूनिट बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 यूनिट बड़ा है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वह होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये बात अपने को पता है, लेकिन अपने पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अपने को साइड की लेंथ नहीं दे रखा है। हाँ, एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन का यूज करके हम साइड का लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर साइड की लेंथ हमें नहीं दे रखी है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं। एक तो ये
तरीका है कि आप रेशियो लगा के भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सबको अच्छे से पता होगा, देखिए एक ट्रेडिशनल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वह बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो साइडें होती है वह हाइपोटेनियस कहलाता है, यानी कि इसे आप कर्ण बोल सकते हो, इसे आप कर्ण बोल सकते हो। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है जिस पर परपेंडिकुलर खड़ा होता है, यानी कि ये हमारा आधार कहलाता है, इसे आप बेस कह सकते हो, ये हमारा आधार, इसे को हम आधार कहते हैं, आधार। और ये वाला डिस्टेंस जो होता है, ये जिस पे खड़ा होता है, ये आपका लंब का काम करता है, इसे आप लंब बोल सकते हो या फिर ऊंचाई बोल सकते हो, इसे आप क्या कहते हो, पी कहते हो, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर रहता है, परपेंडिकुलर का, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ये थ्योरम होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये हम सबको अच्छे से पता है, सदियों से चले आ रहा है। ठीक है, अब अपने को जो सवाल में दे रखा है कि कर्ण की जो लंबाई है इस समकोण त्रिभुज में, जो कर्ण की लंबाई है वह एक भुजा से तो 4 यूनिट बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 यूनिट बड़ा है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर इस भुजा की लंबाई x यूनिट है, अगर इस भुजा की लंबाई x यूनिट है तो हाइपोटेनियस की लेंथ जो होगा वह क्या हो सकता है, हाइपोटेनियस की लेंथ जो होगा वह x प्लस 8 यूनिट होगा। अगर इस साइड को आपने x माना है तो हमें पता है कि कर्ण की जो लंबाई है वह एक भुजा से तो 8 यूनिट बड़ा है और दूसरी भुजा से 4 यूनिट बड़ा है। अगर कर्ण की लंबाई इस भुजा से 8 यूनिट बड़ा है, चूंकि इस भुजा को आपने x माना है तो ये x प्लस 8 हो गया है, तो ये आप मान के चलिए कि इस कर्ण की जो लंबाई है वह इससे 8 यूनिट बड़ी है, क्योंकि ये x प्लस 8 है, ये x है, तो ये इससे अगर 8 यूनिट बड़ी है तो इससे ये 4 यूनिट बड़ी होगी, तो परपेंडिकुलर की लेंथ जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अगर इस साइड को आपने x माना है तो ये वाली साइड अपने आप x प्लस 4 हो जाएगी, तो हाइपोटेनियस की लेंथ जो होगा वह x प्लस 8 हो जाएगी, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि कर्ण की लंबाई जो है वह एक भुजा से तो 8 यूनिट बड़ा है और दूसरी भुजा से 4 यूनिट बड़ा है। तो अगर ये वाली भुजा x है और ये कर्ण हमारा इससे अगर 8 यूनिट बड़ा है तो इससे ये जो कर्ण होगा वह 4 यूनिट बड़ा होगा। अब P की वैल्यू आपके पास है, B की वैल्यू आपके पास है, H की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे आप वैल्यू लगा दीजिए, X की वैल्यू आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। हम सबको अच्छे से पता है कि P का स्क्वायर यानी कि x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी x प्लस 8 का स्क्वायर। ये हम सबको अच्छे से पता है कि जो P स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। एक तो तरीका ये है, और जब x की वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप एरिया निकाल दीजिएगा इस समकोण त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया जो होगा वह हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। b की वैल्यू भी आपको मिल जाएगा और h की वैल्यू भी आपको मिल जाएगा जब x की वैल्यू आपको मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर समकोण त्रिभुज की चर्चा हो रही है तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम लोग एक ट्रिपलेट से भी माप सकते हैं। कैसे? तो देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो आप गेस कर सकते हो कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं एक्चुअल में क्या होगी, वास्तव में क्या हो सकती है। तो मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा P है, ये हमारा B है और ये हमारा H है, यानी ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो साइडें आपको बनानी है, हाइपोटेनियस की लेंथ जो होगी वह एक साइड से तो 8 यूनिट बड़ा होना चाहिए और एक साइड से 4 यूनिट बड़ा होना चाहिए। तो आपको सोचना है कि आप समकोण त्रिभुज की ऐसी 3 भुजाएं क्या क्या हो सकती है जिसमें कर्ण की भुजाएं बाकी दोनों भुजाओं से 4 यूनिट और 8 यूनिट बड़ा हो जाए। तो सोचिएगा, देखिए ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में, ट्रिपलेट बनता है कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण है तो उस समकोण त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल इसके बराबर होता है। तो एक ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज का, और उसी ट्रिपलेट का यूज करके आप बहुत सारी साइडें आप बना सकते हो। जैसे देख लीजिए, अगर ये वाली भुजाएं मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूं कि P की डिस्टेंस जो होगा वह 3 होगा, अगर लंब की भुजाएं 3 है तो बेस 4 होता है और हाइपोटेनियस जो होता है वह 5 होता है। यानी ये तीनों भुजाएं जो होती है वह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। इन तीनों भुजाओं से आप एक समकोण त्रिभुज को खींच सकते हो। देखिए इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि इसमें आप मल्टीप्लाई करते जाइए किसी भी नंबर से, आपको नेक्स्ट ट्रिपलेट मिलता जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नेक्स्ट ट्रिपलेट बनेगा हमारा वो बनेगा 6, 8 और ये बन जाएगा 10। ठीक है, और ध्यान रखना है कि आपको जो साइडें चाहिए उसमें हाइपोटेनियस की जो
लंबाई हो वह एक भुजा से तो 8 यूनिट बड़ी हो और दूसरी भुजा से 4 यूनिट बड़ी हो। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस 10 बना है और ये जो 10 है वह इन दोनों साइड से, इनमें से किसी भी एक साइड से 8 यूनिट तो बड़ा नहीं हो रहा है। तो फिर इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिपलेट देखते हैं। इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और समकोण त्रिभुज बनेगा और उस समकोण त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होगा वह 12 होगा, बेस जो होगा वह 16 होगा और हाइपोटेनियस जो होगा वह 20 हो जाएगा। 10 गुना क्या हो जाएगा 20 होगा। तो ये तीनों भुजाएं भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। तो इस समकोण त्रिभुज में आधार पर लंब की लंबाई ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो अब जरा थोड़ा सा गेस कीजिए कि क्या अगर ये समकोण त्रिभुज में लेके चलता हूं, मान के चलता हूं कि अगर उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये होगा तो इसमें जो कर्ण की लंबाई है वह एक भुजा से तो 4 यूनिट बड़ी हो रही है। देखिए ये इससे 20 जो है वह 16 से 4 यूनिट बड़ा होता है और दूसरी भुजा से 8 यूनिट बड़ा हो रहा है। मतलब इसी समकोण त्रिभुज की चर्चा अपने सवाल में हो रही है, जिसमें एक भुजा 12 यूनिट होगा तो दूसरा भुजा 16 यूनिट होगा और तीसरी भुजाएं जो होगी वह 20 यूनिट होगी। तो इसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने से पूछा जा रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी भी बेस को मान सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस हमारा फिक्स हो गया है। अब आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें पी की लंबाई जो है वो आप 12 रख सकते हो, एक्स की बी की लंबाई आप 16 रख सकते हो और हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, ये हमारा 20 ही होगा। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, यानी कि बेस जो है वो आप 16 लिए हो और परपेंडिकुलर जो है वो आपने 12 लिया है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 96 वर्ग यूनिट, 96 वर्ग यूनिट या फिर वर्ग सेंटीमीटर इसको बोल सकते हो। कौन सा उत्तर दिया है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। तो इस तरीके से भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है आपके साथ तो इस तरह के सवाल में इतना लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए मुझे एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए तरह तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। लेकिन जब आप सवाल को खुद से सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खुद से गेस कर सकते हो कि जो कर्ण आपका होगा वह क्या हो सकता है। हमें पता है कर्ण की लंबाई जो है वह इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा से तो 4 यूनिट बड़ी है और दूसरी भुजा से 8 यूनिट बड़ी है। तो आप गेस कर सकते हो कि जो समकोण त्रिभुज होगा, जिस समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा की जा रही है सवाल में, वो समकोण त्रिभुज जो होगा वह 12 16 20 का होगा, यानी उसकी भुजाएं जो होगी वह 12 16 20 की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कहा एक बेलन है और इस बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वह 5500 घन मीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास कितना होगा? व्यास से पहले मुझे त्रिज्या निकालना होगा। आप सबको अच्छे से पता होगा कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है यानी जो बेलन का आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस सवाल में दिया गया है कि बेलन का आयतन जो है वह 5500 घन मीटर है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम सबको अच्छे से पता है कि अगर सवाल में कुछ नहीं दिया गया है तो आप 22/7 लेके चल सकते हो। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू अपने को पता करना है तो इसको आर स्क्वायर रहने दीजिए और उस बेलन की ऊंचाई आपको दे रखा है 70 मीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए मीटर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आर की वैल्यू सब आप सबसे पहले निकाल दीजिए। तो बेलन का आयतन जो है वो अपने को सवाल में दे रखा है 5500 घन मीटर। चलिए इस 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएगा, इस 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 11 दूना 22 होगा, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगा आपको वो 25 होगा। तो आर की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस माइनस 5 होगा आर की वैल्यू, लेकिन आर की वैल्यू जो होगा यानी लेंथ जो होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आर की वैल्यू जो होगा वो आपको 5 लेना है। अब अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और आपको चाहिए व्यास बोले तो डायमीटर की लेंथ अगर आपको चाहिए तो व्यास जो होता है वह त्रिज्या से दुगुनी होती है। तो 2 गुना 5 यानी कि 10 यूनिट आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10 मीटर, यानी उस बेलन का जो व्यास होगा वह 10 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि एक नंबर है 4.222 और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो कहा है कि इसको तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि इसके समतुल्य कौन सा भिन्न होगा ये आपको पता करना है, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता करना है। नंबर लिखा हुआ है 4.222 और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। डेसिमल के बाद ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा ये आपको पता करना है, यानी इसको p/q के फॉर्म में अपने को लिखना है। तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। मैंने आपको बताया है अच्छे से। हमें सबसे पहले एक बात बताइए, अगर इसको p/q के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ये डाटा तो अपने पास फिक्स है, हमें जो बस एक्सप्लोर करना है चीज़ों को वो इसके साथ करना है, कुछ भी बस इसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अगर इसको आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया तो इसको हम लोग बाद में ऐड कर देंगे, तो चीज़ों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 4 को आप रहने दीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि ये 0.2 है, 22 है और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो जब भी कोई भी नंबर डेसिमल के बाद बार बार रिपीट कर रहा है और वो अनंत तक जा रहा है, तो जितने भी नंबर बार बार रिपीट करते हैं
उस नंबर को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगर ये 0.222 इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट 0 पॉइंट। अब जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उस नंबर को एक बार लिख दीजिए और उस पर बार लगा दीजिए। अब देखिए एक ही नंबर है, आप कहोगे कि सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 22 बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं, एक ही नंबर जो है वह बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.2 पे बार लगा देना है क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब अपने को इसका फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि कोई भी नंबर डेसिमल के बाद अगर बार बार रिपीट करती है तो उस नंबर को आप अपने मन से लिख दीजिए जो बार बार रिपीट कर रहा है, और डेसिमल के बाद जितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है उतना 9 की संख्या आप लगा दीजिए। तो इसी का फ्रैक्शन फॉर्म जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, यानी कि 0.222 यानी इस इनफाइनाइट टर्म्स को आप 2/9 के फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगेन हमें पता है कि इसमें कितना ऐड करना है, आपको 4 ऐड करना है, तो जब आप इसमें 4 ऐड करोगे तो 9 चौक 36 2 38 बट्टे क्या हो जाएगा 9, और यही इस सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। सवाल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें पता है कि डेसिमल यानी कि 0.2222 है, ठीक है। तो जब आप यहां से डेसिमल को आप हटाते हो, मतलब कि इसको जब आप डेसिमल को आप हटाओगे, मतलब कि इस नंबर को 0.2 पे बार लिख सकते हो ऐसे, लेकिन जब आप डेसिमल को हटाओगे तो चूंकि डेसिमल के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है तो जो डिनोमिनेटर बनेगा यानी हर में जो संख्या आएगी वह 9 की संख्या जो होगी वह सिर्फ एक ही होगी, क्योंकि एक ही अंक जो है वह बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे हर में 9 की संख्या एक है, तो बिना सवाल को सॉल्व किए भी आप आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे। बाकी सॉल्व इंटू 3x - 2 प्लस x इंटू 4x/2 x इंटू 4x/2 प्लस 12 - 15 प्लस 15 - 12 है। अच्छा प्लस 15 - 12 है, इन दोनों का सम तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ +3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो चलिए बस गुना ही करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6 प्लस इस x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 3। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इस 2 से इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो पाएगा। तो चलिए इसको जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बना देगा, ये बनाइए, तो ये बताइए। तो आप कहोगे ये हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप कर दीजिए, -6 है, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18x - 12 प्लस 4x² प्लस 3 दूना 6/2 6/2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस ऊपर में से 2 आप कॉमन कर लीजिए, -12 प्लस 6, आप इसको एक जगह लिख सकते हो। +12 में से -6 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -6, ठीक है। अब ऊपर से अगर आप 2 कॉमन कर लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ऊपर से मैं 2 कॉमन करता हूँ तो ये बन जाएगा कितना, 9x - 3 प्लस का कितना हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय नीचे 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर आपका बनेगा 2x² प्लस का 9x - 3, 2x², यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस का 9x - 3, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2x² प्लस 9x - 3, देख लीजिए कहाँ पे है, 2x² प्लस का 9x, अच्छा 9x होगा क्या, हाँ 9x होगा, ठीक है। 2x² प्लस 9x - 3, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि संख्याएं 51, 52, 53 ... 100 तक गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए नंबर का जो सीरीज बनाया गया, यानी जो सीरीज बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, 51, 52, 53 और ... ये 100 तक गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी और जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी उसका योगफल ज्ञात करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले इसको चेक कीजिए, क्या ये आभाज्य संख्या है, नहीं है। क्या ये आभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, ये आभाज्य संख्या हमारा होता है। 53 जो होता है वो हमारा आभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक में सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमें मिल गया है 53। अब अपने को चाहिए सबसे बड़ा आभाज्य संख्या। तो देखिए 100 जो होता है वो आभाज्य संख्या नहीं होता है, इससे थोड़ा सा नीचे आइए 99 भी आभाज्य संख्या नहीं है, 98 एक इवन नंबर है वो भी आभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन जो 97 होता है ये हमारा प्राइम नंबर ही होता है। तो सबसे बड़ा आभाज्य संख्या
संख्या 97 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगा वह 53 होगा। इन्हीं दोनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, तो यूनिट डिजिट तो 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 150, 53 प्लस 153 प्लस 97 उत्तर हो जाएगा 150। इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। सवाल में कहा है कि एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समानांतर होती है। बिल्कुल होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर और समानांतर का मतलब होता है पैरेलल। जैसे मान के चलिए ये आपका आयत है, ये आपका एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती है वह सर्वांगसम भी होती है और समानांतर भी होती है। सम्मुख भुजा यानी कि सामने की भुजा, इस भुजा के सामने ये वाली भुजा, तो जितना लेंथ इसका होता है उतना ही लेंथ इसका होता है आयत में। सिमिलरली जितना साइड ये वाला होगा उतना ही साइड ये वाला होगा, यानी ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एल है तो ये भी हमारा एल होगा। तो आयत में यानी कि रेक्टेंगल में सामने की भुजाएं जो होती है, सम्मुख भुजा जो होती है वह आपस में बराबर होती है यानी कि सर्वांगसम भी होती है और एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, यानी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल भी है। सिमिलरली ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, जो कि गलत है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। यानी कि आयत क्या कहा है, एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन आयत के जो विकर्ण होते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो आयत के विकर्ण होते हैं वह समद्विभाजित नहीं होते हैं, जो कि गलत है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करता है, बराबर हिस्सों में बांटती है। एक आयत के जो विकर्ण होते हैं, जब आयत के दोनों विकर्ण आप खींच दोगे तो दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर टकराएगा वहां से दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही नहीं बल्कि गलत है, और यही आपको ढूंढना था कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि आयत के विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, जो कि गलत है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर अगर सी की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो कहा है कि सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। समानांतर चतुर्भुज मतलब कि भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए, सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए, तो वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। जैसे ये भुजा इसके समानांतर है, ये भुजा इसके समानांतर है, तो ये एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर डी की बात मैं करूं तो ये भी आपका सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात अगर मैं करूं तो कहा एक आयत के आसन्न कोनों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है। हम सबको अच्छे से पता है कि आयत के प्रत्येक कोण का माप जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस कोण में, इस आयत के किसी भी दो कोनों का योगफल आप निकालिएगा ना, तो योगफल जो बनेगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। एक ही ऑप्शन था जो कि गलत है, यही आपको ढूंढना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। कहा दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि संख्याओं का अंतर है 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यानी कि 5:3 है। कहा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 54 है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अनुपात में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये 5 है, ये 3 है, दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 2 है, लेकिन वास्तव में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वह 54 है। 2 की वैल्यू 54 है तो 1 की वैल्यू जो होगा वह 27। 1 की वैल्यू अगर 27 है तो सबसे छोटी संख्या जो होगा वह कितना होगा, तो 1 की वैल्यू 27 है तो 3 की वैल्यू 81 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि किसी समूहकृत आंकड़ों के लिए यदि xi वर्ग चिन्ह है और fi संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x को डैश द्वारा दर्शाया जाएगा। यानी कि माध्य की वैल्यू हमें निकालना है। ये तो फॉर्मूला ही होता है। अगर मैं माध्य को x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर माध्य को x से रिप्रेजेंट किया जाता है तो x की वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है। और ध्यान दीजिए कि वर्ग चिन्ह जो है वह xi है और संगत बारंबारता जो है वह fi है। तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा fi इंटू xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ये आपका फार्मूला ही होता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। यानी कि माध्य का x बराबर हो जाएगा सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा fi, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला ही होता है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के मूलों का गुणनफल निकालना है, यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालना है। समीकरण दिया हुआ है x² - 7x प्लस 12
बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण के सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अपने को, यानी कि मूलों का गुणनफल निकालना है। आपको चाहिए क्या? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपको चाहिए, मूलों का गुणनफल आपको चाहिए। हम सबको अच्छे से पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल जो होता है वह c/a होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वह c/a होता है। अब आप कहोगे कि c/a क्या होता है, तो आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो x² का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे देखिए x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि एक तो है ही, एक से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा x² का कॉफिशिएंट होगा। और जो x² का कॉफिशिएंट होता है वही आपकी a की वैल्यू कहलाती है। x का जो कॉफिशिएंट होता है वह b की वैल्यू होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी कि c होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे वह c/a होगा। तो c की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू जो है वह 1 है, तो यहाँ से c की जगह पे 12 रख दीजिए, a की जगह पर 1 रख दीजिए, तो आप पाओगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वह 12 होगा। और यह इस सवाल का उत्तर है, इसमें ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 3 पेंसिल और 5 पेन का क्रय मूल्य 81 रुपया है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का कुल मूल्य 71 रुपया है। एक पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य कितना होगा ये आपको पता करना है। चलिए 3 पेंसिल और 2 पेन है जिसका कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 81 रुपया है। 3 पेंसिल है, 3 पेंसिल तथा 2 पेन, 3 पेंसिल तथा 5 कलम है यानी कि 5 पेन है। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 81 रुपीज़ है यानी कि 81 रुपया है। जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन, जबकि 5 पेंसिल तथा 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वह 71 रुपया है, 71 रुपीज़ है। तो आपको पता करना क्या है? आपको पता करना है कि एक पेंसिल और 2 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। आप किसी भी एक की वैल्यू आप पता कर सकते हो, या तो पेन की वैल्यू निकाल दीजिए या पेंसिल की वैल्यू निकाल दीजिए। तो किसी की भी वैल्यू अगर आप निकालोगे पेन पेंसिल में से तो आपको इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो सोचिए यहाँ पे 3 पेंसिल है और यहाँ पे 5 पेंसिल है, और यहाँ पर अगर मैं पेंसिल की संख्या अगर बराबर करना चाहता हूँ तो मुझे इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड इक्वेशन में अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब यहाँ पर पेंसिल की संख्या 15 बनेगी और यहाँ पर भी पेंसिल की संख्या 15 हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो पेंसिल में से पेंसिल कट जाएगा, तो फिर यहाँ से पेन की वैल्यू आप पता कर पाओगे। ठीक है, जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, इसमें भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे 3, फिर इसमें भी, इस ब्रैकेट में भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पेंसिल की संख्या को आपको इक्वल करना है। तो यहाँ से जब देखिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 15 हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को जब आप माइनस करोगे तो पेंसिल की संख्या कट जाएगी, यानी कि 15 पेंसिल में से प्लस 15 में से 15 माइनस हो जाएगा पेंसिल की संख्या, तो ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे काट दिया। अब यहाँ पे बन जाएगा 25 पेन और यहाँ पे बन जाएगा 9 पेन। तो 25 पेन में से अगर 9 पेन आप माइनस करते हो तो कितना बनेगा ये बताइए। अगर आप 25 पेन में से 9 पेन को माइनस करोगे, 9 पेन को अगर आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, आप ये हमें बता दीजिए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आप माइनस कर रहे हो, तो 5 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पेन, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पेन, तो फिर इसमें से भी इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 81 गुने 5 कितना होता है ये बताइए। 8 पच्चे 40 और 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 8 पच्चे 40 यानी कि 405। 405 में से माइनस करना होगा 3 और 7 या 21, ये होगा यानी कि 213 हो जाएगा ना। क्या मैंने सही कैलकुलेशन किया है, क्या यहाँ पर सही से गुना हुआ है? 3 एकम 3, 7 तिया 21। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करके आप सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 16 पेन, यानी कि 16 पेन की जो वैल्यू हो जाएगी वह किसके इक्वल हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा, ये आपको मिलेगा 2, फिर 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9, और फिर 3 में से 2 घटेगा तो 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 16 पेन की संख्या, अगर 16 पेन का लागत मूल्य अगर 192 रुपया है तो एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा ये बताइए। 16 से आप इसको काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 16 एकम 16, 3 शेषफल हो जाएगा और अंतिम अंक जो है वह 2 है तो 32 बना देगा, तो फिर ये हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 12 बार में कट जाएगा। यानी एक पेन का जो लागत मूल्य है, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि इसको बोल सकते हो क्रय मूल्य, वह 12 रुपया है। अगर एक पेन का लागत मूल्य 12 रुपया है और आपको पता करना है 2 पेन और 1 पेंसिल की लागत मूल्य क्या होगी। 2 पेन
और 2 पेन और 1 पेंसिल की लागत मूल्य। तो चलिए सबसे पहले पेंसिल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे पेन की वैल्यू आप रख दीजिएगा 12, तो ये बना देगा 12 या 36। अब इस 5 को आप हटा दीजिए, इधर भी हटा दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब पेन की वैल्यू 12 रखोगे यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 12 या 36, इधर आके माइनस होगा। तो 81 के साथ अगर आप 36 को माइनस करते हो तो ये बना देगा कितना, 55 हो जाएगा शायद। 7 में से 3 घटेगा 4, यानी कि 45 हो जाएगा। यानी कि 5 पेन की वैल्यू 45 के बराबर होगा। यानी 36 जब 81 से माइनस होगा तो 5 पेन की वैल्यू, अच्छा पेन की वैल्यू ना माइनस करना है। एक पेन की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पे पेन की वैल्यू रखना होगा ना, पेंसिल की वैल्यू थोड़ी, पेंसिल की जगह पे थोड़ी आप 12 पुट करोगे। तो यहाँ पे 12 जब आप पुट करोगे तो 12 25 60 होता है। 60 में से 81 माइनस होगा तो वो बनेगा 21, यानी कि 3 पेंसिल की कीमत जो हो जाएगी, 60 इधर आके माइनस होगा तो यहाँ से बचेगा 3 पेंसिल की कीमत जो हो जाएगी वह होगा 21। तो 1 पेंसिल की कीमत जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 7 रुपया। 1 पेंसिल की कीमत 7 रुपया है और आपको पता करना है 1 पेंसिल और 2 पेन। तो 2 पेन की कीमत कितना हो जाएगा ये बताइए, आपको 24 रुपया होगा, 24 रुपया होगा। और 1 पेंसिल की कीमत हो जाएगा कितना, 7 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य जो होगा वह 31 रुपया, यानी कि 1 पेंसिल और 2 पेन की लागत मूल्य जो होगी वह 31 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी। कुछ था ही नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 14। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ी की खरीद पर 2 मुफ्त साड़ियाँ मिल रही है, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। यानी कि अगर 5 वो कुल मिलाकर दुकानदार जो है वह 5 जब सेल करता है तो उस पर उसको 2 छूट देना पड़ता है। यानी कि 5 अगर वह सेल करेगा, यानी कि ग्राहकों को मिलने वाला जो छूट होगा, यानी कि जो डिस्काउंट होगा वह होगा कितना। तो दुकानदार जो है वह 5 अगर सेल करता है तो उसको 2 डिस्काउंट करना होगा उस पर, यानी कि 2 जो होगा वह फ्री देना पड़ेगा। 5 पर वह 2 फ्री देता है, 5 पर वह 2 फ्री देता है तो 100 पर कितना देगा, यही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 25 100 और 20 दूना 40%, यानी कि ग्राहकों को कुल कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। यानी कि 3 खरीदता है तो उस पर 2 फ्री मिलता है, ध्यान रखना है। जैसे कि 3 अगर खरीदेगा तो उस पे उसको 2 मुफ्त दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर वह ग्राहक जो है वह दुकानदार से 5 साड़ी खरीद रहा है जिस पे 2 उसे फ्री मिल रहा है। तो 5 पे 2 फ्री मिल रहा है तो 100 पर कितना मिलेगा, 40%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सवाल में कहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल कितना होगा। हम सबको अच्छे से पता है कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वह 97 होता है। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वह क्या होती है। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वह 97 होता है, ये हम सबको अच्छे से पता होगा, यानी कि 97 होता है। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वह 997 होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये नोट करके आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वह 97 होती है, 997 यानी 997 होती है। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वह 997 होती है। अब सवाल में बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के तिगुने का योगफल कितना होगा। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा। अच्छा, आप आंसर गेस कर सकते हो क्या। हमें पता है कि इन दोनों का गुणनफल 3000 के आसपास आने वाला है, इन दोनों का गुणनफल 2000 के आसपास आने वाला है। तो आपका जो उत्तर होगा वह 3200 से कम होगा, ये बात तो फिक्स है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल जो होगा वह 200 से कम होगा। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह 3000 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, ये ध्यान रखना है। कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, यानी कि 2991 हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल। और इन दोनों का गुणनफल जो होगा वह 100 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो जब दोनों को आप जोड़ोगे तो जो योगफल बनेगा वह 3200 से थोड़ा सा कम आएगा। तो देख लीजिए 3200, जब इन दोनों को गुना करोगे तो देखिए 97 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 से 3 कम है, तो 2 पे कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, यानी 200 से 6 कम, यानी 194 हो जाएगा। ये 1000 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 पे कितना कम हो जाएगा, यानी कि 3 या 9 कम हो जाएगा, यानी 3000 से 9 कम, यानी कि 3000 से 9 कम, यानी 2991 हो जाएगा, 2991। दोनों को जोड़ दीजिए। वैसे भी देख लीजिए ये जो बन रहा है ये 3000 से 9 कम है,
और ये 200 से कितना कम है, 6 कम है, तो जो डिफरेंसेस आएगा यानी 3200 से कितना कम होगा, 9 + 6 यानी कि 1500 यानी कि 3185 आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि एक सवाल है, यानी कि सवाल को क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, बोला गया है कि इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है आपको। सवाल में दिया हुआ है 234 गुना 234 इंटू 234 गुना 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 6 + 2 6 + 2 6 + 2 इंटू 3 प्लस 4234 इसको सॉल्व करना है आपको। बस जोड़ घटा कर दीजिए। देखिए इन दोनों का सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है सबसे पहले उसी को सॉल्व किया जाता है। तो इन दोनों का सम जो है वह 8 है, यहीं से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वह 8 है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट की वैल्यू को जब आपने सॉल्व किया है तो सबसे पहला क्रिया है इस बड़ी ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। तो बड़ी ब्रैकेट में जो सबसे पहले जो गुणनफल में होगा, गुना में होगा, उसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 8 तिया 24, 8 में से प्लस 8 में से -24 होगा, यानी कि यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू बन रही है वो बन रहा है 8 - 24। देखिए दोनों के बीच का जो सम होगा, दोनों का जो सम हो जाएगा वह कितने का होगा, -16 होगा, -16 हो जाएगा। तो बड़ी ब्रैकेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो आ रहा है, बड़ी ब्रैकेट की वैल्यू -16 बन रहा है। अब इस -16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बना देगा, ये 3200 से तो बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 234 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा ये बताइए। 16 चौका 64 के 4 बाकी 6, ठीक है। 16 तिया 48, 48 और 6 होता है कितना, 54 के 4 बाकी 5, ठीक है। 16 दूना 32, 32 5 होता है कितना, 37। ये माइनस का कितना होगा, 3744। और इसमें आपको जोड़ना है 4234, प्लस का 4234। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 4234 में से जब आप 3740 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 11 में से 7 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये इससे कैंसिल ही होगा, +3 - 3 कैंसिल, यानी कि आपका उत्तर जो होगा वह +490 ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ था नहीं, बस ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखिएगा, सवाल में कहा यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंकों का गुणनफल कितना होगा। सबसे पहले जो नंबर आपको दिया गया है उसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा ना, नंबर लिखा गया है, एक नंबर है 52198, 52198। आगे नंबर लिखा हुआ है 7624। अब इस नंबर को पहले आप ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी कि अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि घटते क्रम में लिख दीजिए। तो घटते क्रम में जब आप लिखोगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हमें चलना है। तो बड़ी संख्या सबसे पहले ढूंढ लीजिए, 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना, 5 तो नहीं है, अच्छा 6 हो जाएगा, इसमें 5 भी है तो 5 हो जाएगा, फिर 4 है क्या, 4 भी है, ठीक है। 3 है क्या, 3 कहीं पे नहीं है, फिर 2 है, और कितना 2 है, 2 की संख्या 2 है, फिर 1 है, ठीक है। इस नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, इस नंबर को हमने घटते क्रम में लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, वो सवाल में देखिए कहा है कि इस प्रकार अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंकों का गुणनफल कितना होगा। लेफ्ट से तीसरे और राइट से चौथे स्थान का गुणनफल कितना होगा। देखिए बाएं और दाएं में अगर मान लीजिए इधर से आपने दायां पढ़ लिया और इधर से आपने बायां पढ़ लिया तो भी गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो संख्याओं के गुणनफल जब आप निकालना चाहोगे, जैसे x × y निकालोगे तब भी xy आएगा, और y × x निकालोगे तब भी आपका xy ही आएगा। यानी दो संख्याओं के गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर आगे हो जाए या पीछे हो जाए। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों नंबर का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिएगा कहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपया होगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन दे रखा है। साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर होता है P × R × T बटे 100। ये वैल्यू आप सबको अच्छे से पता है। अपने पास P की वैल्यू है, अपने पास SI की वैल्यू है, T की वैल्यू है और R की वैल्यू अपने को
पता करना है। तो चलिए SI जो है ना वो 520 है, साधारण ब्याज जो है वह 520 है, 520 है, और मूलधन जो है वह 1300 है, ये भी सवाल में दिया हुआ है। R की वैल्यू आपको पता करना है और T की वैल्यू भी आपको दिया है 5, ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दीजिए, 13 चौका 52 हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 8 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वह कितना होगा 8%, R बराबर हो जाएगा 8%, यही सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, कहा है कि संख्या P और Q का मध्य अनुपाती 8 है और निम्नलिखित में से कौन सा योग में P और Q का मान हो सकता है। दो संख्याएं हैं P और Q जिसका मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन जो है वह 8 है, और निम्नलिखित में से कौन सा योग में P और Q का मान हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। दो संख्या है P और Q, इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है यानी कि जो मीन प्रोपोर्शन है, जो मध्य अनुपाती है, मीन प्रोपोर्शन जो है देखिए, दो संख्याओं का जो मध्य अनुपाती होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है वह होता है दोनों से रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या P है और दूसरी संख्या Q है, तो इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, P इंटू Q हो जाएगा। और सवाल में दिया गया है इन दोनों संख्याओं का जो मध्य अनुपाती है वह अपने को दे रखा है कितना है, 8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए P और Q की वैल्यू क्या हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर P और Q का जो गुणनफल बनेगा वह 64 बनेगा, तभी रूट से बाहर जब आएगा तो उसकी वैल्यू जो होगा वह 8 के इक्वल हो पाएगा। यहाँ पे रूट अंडर P इंटू Q की वैल्यू 8 के इक्वल इसलिए दे रखा है क्योंकि P और Q का जो गुणनफल बनेगा वह 64 होगा, तभी इसका वर्गमूल जो होता है वह 8 के बराबर होता है। ये हम सबको अच्छे से पता है, यानी कि 64 का जो वर्गमूल होता है वह 8 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रूट अंडर P इंटू Q की वैल्यू अगर 8 के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का जो गुणनफल बनेगा वह 64 बनेगा। और P और Q का गुणनफल 64 दो ही तरीके से बन सकता है। देखिए वैसे तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन से आपको गेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा, यही आपका उत्तर होने वाला है। कहा कि दो संख्या है 16 और 4। बताइए इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती 8 होगा कि नहीं होगा। आपको सर बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल जो बन रहा है वह 64 बन रहा है, और दो संख्याओं का मध्य अनुपाती होता है रूट अंडर A इंटू B। तो इसका मान जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि जो दो संख्या है P और Q, इसका मान क्या हो सकता है जिसका मध्य अनुपाती 8 दे रखा है। तो वो दोनों संख्याएं हो सकता है 16 और 4। यही इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है एक तालिका है, और इस तालिका में 4 विभाग हैं। ये जो 4 विभाग हैं वह मानव संसाधन है, उत्पादन विभाग है, विपणन विभाग है, संचालन विभाग है। इन विभागों में पुरुष और महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक तालिका बनाया गया है, एक चार्ट है, और इस चार्ट में चारों विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे कि मानव संसाधन में पुरुष की संख्या जो है, मानव संसाधन विभाग में पुरुष की संख्या अगर 35 है तो महिलाओं की संख्या 65 है। उसी तरह से उत्पादन विभाग में अगर पुरुषों की संख्या 160 है तो महिलाओं की संख्या 155 है। विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या 176 है तो महिलाओं की संख्या 140 है। और संचालन विभाग में पुरुषों की संख्या 128 है तो महिलाओं की संख्या 142 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन विभागों में, अच्छा आपसे पूछा जा रहा है उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या कहने का मतलब महिला और पुरुष दोनों मिलाकर, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, उत्पादन विभाग में और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। उत्पादन विभाग में पुरुषों की कुल संख्या 160 है, जबकि उत्पादन विभाग में महिलाओं की कुल संख्या 155 है। तो उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या इतनी हो जाएगी। संचालन विभाग में पुरुषों की कुल संख्या 128 है, जबकि महिलाओं की संख्या 142 है। तो संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या जो है वह इतनी हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों का अनुपात आपको निकालना है। तो 155 है और 360 है, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल ये बन जाएगा 5। अब 15 16 कितना होता है 31, यानी कि 315। अनुपात ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 2 10 के 0 बाकी 1, ये हो जाएगा कितना 4 2 6 1 7 1 1 2, यानी कि 315 अनुपात 270। अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये बन जाएगा 5 36, अब 5 3 15, 5 से इसको काटोगे तो 5 6 25 हो जाएगा, और 5 चौका 20, 9 7 63, 9 6 54, 7 अनुपात 6। देख लीजिए जहाँ पे ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। कहा है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777.7 रुपया का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कितना आसान सवाल है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगर 10% का लाभ हो रहा है
तो 10% का लाभ यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10। अगर लाभ बोला है तो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़कर नीचे जोड़ा तो यानी कि 10% का लाभ यानी 110% यानी कि 11 कितना हो जाएगा 10। यानी 10 में 10% की का लाभ मतलब होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और अगर लाभ बोला है यानी कि प्लस में तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ जोड़कर और नीचे झोंका दो। तो 10 में 1 जोड़ोगे 11, नीचे का झोंका तो हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य जो होगा वह 11 रुपया होगा। कब? जब 10% का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन वास्तव में लाभ जो हो रहा है वह कितने रुपया का हो रहा है? 770.70 पैसे का हो रहा है। यानी इतने रुपया का लाभ हो रहा है। अगर 1 की वैल्यू इतना के बराबर है तो 10 की वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? बस सिंपल सी बात है, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल उठकर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह 7,777 रुपया होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7,777 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, कहा है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा? यानी कि 11 के प्रथम 12 मल्टीपलों का एवरेज क्या होगा? 12 गुणज मतलब क्या? 11 के प्रथम 12 मल्टीपल, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 और इसी तरह से लगातार 12 मल्टीपल का एवरेज कितना होगा ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, जैसे 11 के प्रथम 12 गुणज यानी कि 11 का मल्टीपल, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 और इसी तरीके से गया है। अब बताइए आखिरी जो मल्टीपल होगा 11 का यानी कि 12वां मल्टीपल जो होगा वह क्या होगा, ये आप हमें बताइए। तो आपको कहोगे सर सिंपल सी बात है 11 गुना 12 हो जाएगा। और ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल बनेगा वह कितना बनेगा ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे इन दोनों का गुणनफल जो होता है वह 132 है। यानी 11 का जो 12वां मल्टीपल होगा वह कितना होगा? 132 होगा। अब इन्हीं का अपने को चाहिए क्या? एवरेज यानी कि औसत चाहिए। एवरेज यानी कि आपको औसत चाहिए। बताइए क्या कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 132/2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना? 133/2। 133/2 हो जाएगा ना, सॉरी 133 कैसे होगा? 32 में 11 जोड़ोगे तो 143 हो जाएगा ना। 143 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 71 दुना होता है 142, तो ये 71.5 हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज का जो एवरेज होगा 11 का प्रथम 12 गुणजों का जो औसत होगा वह 71.5। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 60 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है आप सबको अच्छे से पता होगा। बेलन का मतलब ऐसा होता है, नीचे भी वृत्ताकार क्षेत्र होता है और ऊपर में भी वृत्ताकार क्षेत्र होता है। अब इस फिगर के जिस भी सतह को आप टच कर पाओगे, छू पाओगे, उन सभी सतह का क्षेत्रफल आपको पता करना है। जैसे देखिए मेरे हाथ में जो एक कलम है, ये कलम भी एक सिलेंडर है यानी कि बेलनाकार है। इस बेलनाकार फिगर का हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस कलम के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी जिस सतह को हम छू पा रहे हैं उन सभी सतह का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर ये बेलनाकार है तो इसके किस सतह को आप टच कर पा रहे हो? तो आप कहोगे सर नीचे भी सर्कल है, इसको भी हम छू पा रहे हैं, ऊपर में भी सर्कल बन रहा है सेम साइज का, तो इसको भी हम टच कर रहे हैं, और जो बीच वाला बॉडी होता है वक्राकार उसको भी हम लोग टच कर पा रहे हैं, तो इसका भी हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो नीचे भी वृत्ताकार है, इसका भी क्षेत्रफल चाहिए, ऊपर वाला वृत्ताकार क्षेत्रफल चाहिए, और इस बीच वाले पार्ट का क्षेत्रफल भी चाहिए आपको। और ध्यान रहे कि वृत्त में बेलन में जो होता है नीचे वाला जो वृत्त बनेगा उसी का रूप होता है ऊपर में, यानी जितना क्षेत्रफल नीचे होगा उतना ही क्षेत्रफल ऊपर होता है, क्योंकि त्रिज्या आपस में समान होती है। अब इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो इस वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊपर से एक ये सर्कल का एरिया, एक ये सर्कल का एरिया। अगर मान लीजिए इसका रेडियस r है तो इस सर्कल का एरिया πr², फिर इस सर्कल का एरिया जो होगा वह भी πr² होगा, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह 2πr² हो जाएगा। अब प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया यानी कि 2πr²। अब हमें चाहिए इस बीच वाले सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होते हैं यानी कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वह होता है 2πrh। बस इन्हीं दोनों का सम आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 2πr दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 2πr जो दोनों से कॉमन आप करोगे तो यहाँ पर एक r बचेगा और यहाँ पर h बचेगा। अब सवाल में क्या दे रखा है ये आप हमें बता दीजिए। इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होगा। सवाल में दे रखा है अपने को कि त्रिज्या जो है ना वह 70 मीटर है, यानी रेडियस जो है वह 70 मीटर है, और जो हाइट है उस बेलन की वह 140 मीटर है।
तो बताइए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुने पाई की वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको पता ही है कितना है 70 है, तो ये हो जाएगा 70 इंटू इस ब्रैकेट की वैल्यू कितना होगा, जब यहाँ पे 70 और यहाँ पर 140 रखोगे तो 14 7 होता है कितना 21, यानी कि इन दोनों का सम बन जाएगा 210, तो गुना हो जाएगा 210 से। अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए कितने बार में, 10 बार में हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 22 दूना 44 और 44 को 210 फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो पूरा आपका आंसर आने वाला है वो होगा 44 इंटू ये हो जाएगा 2100। अब इसको गुना करके आप उत्तर निकाल सकते हो। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इस सवाल का जो उत्तर आपका मिलने वाला है ना वह 11 का मल्टीपल भी होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 11 का मल्टीपल क्यों होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर आपसे पूछ दे बताइए टोटल सरफेस एरिया 3D में कोई भी ऐसा फिगर हो जहाँ पे टोटल एरिया आपसे पूछे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे, वॉल्यूम पूछ दे, तो कहीं पर भी अगर पाई यूज हो रहा है, तो अगर पाई यूज हो रहा है तो पाई का जो वैल्यू होता है वह 22/27 होता है, ये बात हम सबको अच्छे से पता है। लेकिन कई बार होता है 3.14 भी होता है इसमें, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर पाई की वैल्यू आप लोग लेते हो वो 22/7 लेते हो, तो 22/7 में 11 जो होता है वह छुपा हुआ होता है, 11 इंटू 2 लिख सकते हो इसे और डिवाइडेड बाय 7। तो आप वैसे चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं है। बाकी इन दोनों को गुना करके आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। 21 को अगर आप 44 से गुना करते हो तो क्या मिलेगा ये बता दीजिए, सिंपल सी बात है। इसको अगर आप 21 को 44 से गुना करोगे तो ये मुश्किल है नहीं, 21 चौका होता है 84 के 4, अब बाकी 8 हो जाएगा। फिर ये होगा 21 चौका 84, 84 और 8 होता है कितना 92, और इस पर आपको लगाना है कितने जीरो, देख लीजिए कौन सा उत्तर दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 2 जीरो लगाना है आपको, यानी कि 2 जीरो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऑप्शन में भी ना, जब आप 11 के मल्टीपल को आप चेक करोगे तो ऑप्शन में भी कई बार जो होता है ना 2 से अधिक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जहाँ पर 11 का मल्टीपल चीज़ें बन रही होगी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, फाइनल वैल्यू पता करना होगा गुना करके। तो इस तरीके से जब आप सवाल को सॉल्व करोगे तो उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद इससे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, यानी इस रूप में जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना पड़ता है, और फिर में लास्ट में हम लोग इस बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो सवाल है इसमें छोटी ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू दे रखा है, जैसे लिखा हुआ है 2 × 4 - 10, 2 × 4 - 10, तो छोटी ब्रैकेट की वैल्यू कितना होगा 4 दूना 8 - 10, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट में आइए, तो ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर तो हमें पता ही है -2 है, ठीक है, और इसके आगे लिखा हुआ है 7 - 8, यानी यहाँ पे -8 और -2 है, -8 देखिए यहाँ पर तो -2 है ही, ये तो -2 है ही, और यहाँ पे है -8, तो दोनों का गुणनफल जो होगा वह प्लस का 16 दे देगा, प्लस का 16 होगा, यानी कि जो बड़ी ब्रैकेट है स्मॉल जो ब्रैकेट है वह बना के आपको दे रहा है 16 + 7, यहाँ पे है +7 और -8 × -2 यानी कि प्लस का 7, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा ये बताइए, तो आपको प्लस का 23 बन जाएगा, यानी ये वाला जो ब्रैकेट है वो आपको दे रहा है प्लस का 23। अब जब आप लार्ज ब्रैकेट में आओगे तो ये लिखा हुआ है 4 - 3 × प्लस का 23, यानी ये लिखा हुआ है बड़ी ब्रैकेट की वैल्यू है 4 - 3 × प्लस का 23, तो 23 तिया कितना होता है 69 होता है, और माइनस में तो -69 और +4 यानी कि वैल्यू हो जाएगा -65। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, सब बेसिक सवाल है, मुझे लगता है ऐसे सवाल आपको खुद से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पर भी एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण के दोनों रूट आपको पता करना है, ठीक है। समीकरणों के यानी कि जो द्विघात समीकरण है इस समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, कहा समीकरण है x² + 25x, अच्छा x² + 7x + 6 = 0 है। तो इस द्विघात समीकरण को जब आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए। आपको ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसको गुना करे तो प्लस का 6 मिल जाए, और उन्हीं दोनों को जब आप जोड़ोगे तो प्लस का 7 मिल जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ऐसी दो संख्या 1 और 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो 6, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्लस का 7 मिलना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या बन जाएगा 1 और 6। तो इस सवाल को हम अगर आगे आप बढ़ाना चाहते हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 7x को आप लिख सकते हो 6x + x + 6 = 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों में से देखिए x को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 6, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आप कहोगे 1 कॉमन है, तो चलिए 1 को कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा x + 6 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ब्रैकेट की एक वैल्यू जो होगा वह एक ब्रैकेट देगा, और ये वाला दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 1 × x + 6।
अब इन दो ब्रैकेट का गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो ये तब संभव होता है जब इसका मान 0 के बराबर हो जाए या फिर इसका मान 0 के बराबर हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि आपसे रूट नहीं पूछा जा रहा है, इस द्विघात समीकरण के रूट नहीं पूछा जा रहा है, तो x की वैल्यू आप निकालिए नहीं, बस यही वैल्यू आपको पता करना था कि बताइए इस द्विघात समीकरण को जब हम बाहर करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये आप बताइए। तो x+1 इंटू x+6 की वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक दो नंबर है 16 और 144, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, यानी कि मीन आपको निकालना है। अगर इन दो नंबर का यानी कि 16 और 144 का मीन अगर आपको निकालना है तो अभी मैंने आपको कहा था कि दो संख्याओं का जो मध्य अनुपाती होती है वह रूट अंडर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है 16 गुना 144। अब हमें पता है इसका वर्गमूल जो होता है 16 का वर्गमूल 4 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वह 48 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक चार्ट बनाया गया है और इस चार्ट में दिया गया है एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया जाता है। विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 15,200 है। तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, चिकित्सा जो एक चार्ट बनाया गया है इसमें चिकित्सा पर 15%, विज्ञान 24%, कला 22%, वाणिज्य में 7%, प्रबंधन विभाग में 12%, विधि 9%, इंजीनियरिंग 11% और चिकित्सा में 15% है। ठीक है, कुल छात्राओं की संख्या को दर्शाया गया है प्रतिशत में। तो आपसे पूछा जा रहा है चिकित्सक, इंजीनियरिंग और विधि संख्या में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए इंजीनियरिंग में 11% है, ठीक है, चिकित्सा में कुल मिलाकर 15% है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा 26%। अब विधि संख्या में कितना है, विधि संख्या में कुल मिलाकर 9% है, तो 26 प्लस 9 यानी कि 35%। तो 15,200 का 35% आप निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा था चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 15,200 है। चिकित्सा विभाग में कुल मिलाकर 15% छात्र हैं, इंजीनियरिंग विभाग में 11% छात्र हैं और विधि संकाय में 9% छात्र हैं। तो इन तीनों विभागों को मिलाओगे तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी आपको पता करना है। चिकित्सा यानी कि मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग और प्लस विधि संकाय यानी कि विधि संकाय, इन सब का जो पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी वह कितना होगा। तो जो मेडिकल में है वह कितना है, चिकित्सा विभाग में 15% है और इंजीनियरिंग में 11% है और जो विधि संकाय है उसमें कुल मिलाकर 9% छात्र जो है वह पंजीकृत है। तो सबको जब आप जोड़ोगे तो 35% मिलेगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वह 15,200 है, तो इतना प्रतिशत का मान कितना होगा ये आपको पता करना है। तो 15,200 का 35% आपको निकालना है। इससे 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 35 गुना 152 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। देख लीजिए आप गुना करके आप चेक करोगे तो 152 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5320 हो जाएगा। 5320 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 35 गुना 70 का 0 बाकी 7 होता है, फिर 35 पच्चे कितना होता है, 35 पच्चे कितना होता है, 35 गुना 70 70 140 और 35 हो जाते हैं 175, यानी 35 पच्चे होता है कितना 175 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा 182 के 2, अब बाकी कितना हो जाएगा 18, 35 कम 35 अब 35 अब प्लस 18 कितना होता है 53 होता है। तो यही होगा 5320। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सेट 8 को सॉल्व किया है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सेट 9 को सॉल्व करेंगे। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं।